तो बच्चों अब चालू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की एक बात ध्यान रखनी है अपने को कि अभी तक अपन ने 1D मोशन पढ़ा, क्या उसके अंदर सिर्फ अपन एट अ टाइम एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करता हुआ मान रहे थे कि या तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा या फिर y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन नाम तो अपन ने कभी ना कभी ले चुके हैं, याद करो जब अपन ने बात कही थी 2D मोशन की, तो वहां पर अपन ने बोला था कि इसका एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 2D मोशन देखने को मिलेगा। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आपने अभी तक देखे हैं वो आपने कितने कितने एंगल पे देखे होंगे, क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी या जो भी उसकी वेलोसिटी होगी और एक्सलेशन होगा दोनों के बीच में आपने एंगल कौन कौन से देखे होंगे सर? या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, बिल्कुल सर, 0 या 180 डिग्री, या तो 0 या 180 डिग्री। इसका मतलब आपने अभी तक वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में जो एंगल देखा, या तो आपने एक्सेलरेटेड केस देखा है जिसमें एंगल 0 डिग्री था, या फिर रिटार्डिंग केस देखा है जिसमें एंगल 180 डिग्री था। इसका मतलब उन केसेस के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो अपना सिर्फ वन डायरेक्शनल मोशन हो रहा था। तो अब यहां पर ऐसा क्या हो जाए कि वो 2D मोशन में कन्वर्ट हो जाए, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री ना हो, मैं कहना कहा ना हो, या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 180 डिग्री ना हो, या फिर दोनों कोलिनियर ना हो, उस केस के अंदर जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो आई कैन से इन अ सिंपल वर्ड, अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अदर देन 0 एंड 180 डिग्री, देन द मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो मान लो किसी ने 6 मारा, तो 6 मारा तो आप सोचो उस केस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की होगी, जैसी वो बैट से टकराई और बैट से टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ एंगल पे होगी, और साथ के साथ उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कहां लग रहा होगा, नीचे। तो सोचो ये पेन उसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कांस्टेंट है वो कहां लग रही है, नीचे। तो उसका जो मोशन होता है वही क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। उस पर्टिकुलर पाथ को क्या कहते हैं वो भी अपन आगे पढ़ेंगे कि उस पाथ को अपन क्या नाम देंगे, वो अपन यहां डिटेल में सीखेंगे। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे करके मार दिया, अपने हाथ से करके मार दिया, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधे जाके फिर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब वो जो मोशन हो रहा है वो मोशन के अंदर भी सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट, और उसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट सीधे जाके फिर कहां जाएगा, नीचे गिर जाता है, मतलब ऐसा कुछ मोशन होता है। उस मोशन को भी अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर ऐसा हो जाए किसी बिल्डिंग की छत पे अपन खड़े हैं और छत से अपन किसी बॉल को ऐसे फेंक दे, कुछ एंगल पे फेंक दे, तो वो मोशन कुछ ऐसा होगा, उसको भी अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों अपन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की अपन ने बेसिक बात करी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एंगल, एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बीच में 0 और 180 नहीं होना चाहिए। अब उसी को अपन व्यू करते हैं कि उसका कैसा एनिमेशन शो हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं या फिर इस केस में आपने देखा कि जो बॉल है वो बॉल यहां से होते हुए इधर आ रही है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल केस से यहां पर आ रही है। तो क्या एक्सेलरेशन जो जी लग रहा है वो जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। जब बॉल यहां होगी तो उस केस के अंदर भी जी नीचे लग रहा होगा और वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली जब बॉल इस केस में यहां पर होगी तो जी तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है और इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान दीजिए, क्या यहां पर वेलोसिटी जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, पर एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो बच्चों किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर भी वी इस साइड होगा और जी नीचे होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको वापस एक बार प्ले करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बार उस बॉल को देखिए, जी हमेशा डाउनवर्ड है और जो इसका मोशन हुआ उस मोशन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, आपने ये डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 या 180 के अलावा कोई भी हो। अब बच्चों हमें इस पूरे चैप्टर में जो जो क्वांटिटीज सुनने को मिलेंगी वो कौन कौन सी होगी, आइए इसी डायग्राम में एक बार हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। सर मैं यहां पर इनको थोड़ा सा हटा, बिल्कुल सर। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जो क्वांटिटीज हमको यहां पर सुनने को मिलेंगी पहले उन पर बात करें। बच्चों हम लोग बॉडी को जिस पर्टिकुलर पॉइंट से थ्रो करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर ओरिजिन, या तो हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या फिर ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे 0,0।
इसके बाद बच्चों बॉडी को हम लोग जिस स्पीड से फेंकेंगे, जस्ट लाइक दिस, बॉडी को ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को जिस स्पीड से हम लोग फेंक रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर अगर हम लोग विद डायरेक्शन बात करें तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों जब हम लोग बॉडी को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे हैं कि उसका हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बच्चों यहां पर 3 क्वांटिटीज हमको मिलेंगी जो पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा हमें कैलकुलेट करनी है। बच्चों मोशन के दौरान बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इसको हम लोग नाम देंगे आगे हॉरिजॉन्टल रेंज। बॉडी मोशन के दौरान वर्टिकल डायरेक्शन में जिस मैक्सिमम लोकेशन तक पहुंचती है वहां से अगर ग्राउंड की हाइट को हम लोग देंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी। बॉडी यहां से फेंकी गई और वापस से ग्राउंड पर आकर गिरी, बच्चों इसको हम लोग नाम देंगे ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन। और ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन जब होगा तो यहां पर जो टोटल टाइम बॉडी को लगेगा हवा में उड़ने का उसको हम लोग नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम लोग ये अच्छे से 1D में सीख चुके हैं कि इट इज इक्वल टू टी असेंडिंग प्लस टी डिसेंडिंग एंड सम अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों एक और बात, यहां पर पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, ट्रैजेक्टरी। पार्टिकल, अगर आपको क्वेश्चन में मिला कि पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल कौन से पाथ पर चलकर गया, उसका पाथ हमको बताइए। तो ये सारी बातें बच्चों इस चैप्टर में हमें पूरी करनी है। आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नोटिस कीजिए, हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन 2 कैटेगरीज में। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बच्चों अगर मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल वही था जैसा कि अभी सर ने आपको बताया। ऑब्जर्व कीजिए, इस पर्टिकुलर केस में बॉडी ग्राउंड से ग्राउंड गई, ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर हम लोगों ने, सर ने एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और बिल्डिंग से खड़े होकर बॉडी को किसी एंगल पर फेंक रहे हैं और वो नीचे ग्राउंड पर आके टकरा रही है, उसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि ये वाला जो केस है बच्चों जिसमें बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका गया, तो बॉडी को जब हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं तो आप अपनी तरफ से सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उस केस में ये वाला जो केस होगा, आई मीन ये वाला जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो किसको बताएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो मेनली बच्चों इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में भी है या जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो यही 2 केस हैं। और इसमें सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें भी सबसे पहले है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो बच्चों पढ़िएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। तो बच्चों जैसा अपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये तरीका 2D मोशन है, इसका मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट को वर्टिकल मान लेते हैं और x कोऑर्डिनेट को हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। तो अपन क्या आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 मोशन इंक्लूडेड है, या तो वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बच्चों जब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इस वर्टिकल इसको कह रहा हूं, तो क्या इस मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसका डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड ऑलवेज। पर बच्चों जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर कोई एयर फ्रिक्शन या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। बच्चों जब वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो सोचो यहां पर ये प्रोजेक्टाइल ऊपर होके नीचे आया। अगर मैं सिर्फ इसका फॉरवर्ड जो पाथ हो रहा है उसको कंसीडर ना करूं, अगर मैं इसको श्रिंक कर दूं तो सिर्फ वर्टिकल पाथ दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा ही होगा। और अगर मैं इसका ऊपर जाता हुआ पाथ कंसीडर ना करूं, सिर्फ ये वाला पाथ देखूं कि इधर आया है, तो क्या वो कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, एक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों इसके अंदर वो सारे केसेस हैं जो अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम कैसा होता है, एक जैसा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स की मिरर इमेज बनती है, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन करते होगी, मतलब ऊपर जाते वक्त जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी नीचे आते वक्त भी सेम स्पीड होगी। कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड। और इस केस के अंदर आपको कोई एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करना है। इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, 0, बिकॉज वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी एयर फ्रिक्शन और एयर फोर्स। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में या जो स्पीड होगी वो थ्रू आउट दिस मोशन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो बच्चों जैसा कि सर ने अब आपको बताया कि ये 2 मोशन का कॉम्बिनेशन है।
अब इन दोनों मोशंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले यहां पर थोड़ा सा आइडिया ले लेते पर हैं। सर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे अभी हमने बच्चों को डिलीवर करा कि यहाँ पर इस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, और यहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई है दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सर इस चीज को अपन कैसे मैथमेटिकली प्रूव कर दें कि वर्टिकल मोशन का कोई डिपेंडेंसी हॉरिजॉन्टल पे नहीं है और हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल पे नहीं है? बिल्कुल। तो बच्चों देखिए, सर ने जो क्वेश्चन पूछा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये दोनों मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे हैं, या वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट क्यों नहीं करता, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को अफेक्ट क्यों नहीं करता, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, आपने इस डायग्राम को नोटिस किया, इस डायग्राम में हमने कहीं भी एंगल मार्क नहीं किया है। बिल्कुल। क्योंकि क्वेश्चन में एंगल कहीं से भी दिया जा सकता है। इस वेलोसिटी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको हॉरिजॉन्टल से भी दिया जा सकता है और वर्टिकल से भी दिया जा सकता है। बच्चों अगर एंगल हमको हॉरिजॉन्टल से दे दिया जाए थीटा, तो इसका नाम क्या होगा कंपोनेंट करने पर, यू कॉस थीटा, और इसका यू साइन थीटा। पर अगर मुझे एंगल यहां से दे दिया जाए थीटा, तो फिर इसका नाम होगा यू कॉस और इसका होगा यू साइन। मतलब आप नोटिस कर रहे हैं कि एंगल की वैल्यू, आई मीन एंगल का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से होने पर जो कंपोनेंट्स के नाम है कॉस और साइन, वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसलिए अपन उस फॉर्म में इनको याद रखेंगे ही नहीं। अपन हमेशा इसको क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नाउ व्हाटएवर इट इज, कॉस में हो या फिर साइन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब इसका नाम कोई भी हो। बिल्कुल। तो जैसा सर ने हमसे अभी बात की, अगर हम लोग उसको डिस्कस करें बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करें तो सोच के देखिए कि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन वाली ये वेलोसिटी देता ही नहीं, मैं सिर्फ बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता, तो क्या लगता है आपको, क्या बॉडी कभी ऊपर जाती? नहीं। नो, बॉडी सिर्फ कहां चल रही होती, ग्राउंड पे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझसे जब भी पूछा जाए कि वर्टिकल मोशन किसकी वजह से हुआ, या वर्टिकल मोशन की बात करें तो बॉडी ऊपर किसकी वजह से गई, तो मेरा सीधा सा जवाब होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर हमसे पूछा गया कि बॉडी ऊपर से नीचे किसकी वजह से आई, तो मेरा आंसर होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था उसकी वजह से, जो कि डाउनवर्ड है। और इसको बच्चों हम लोग स्मॉलर हाइट के लिए कांस्टेंट मानते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होगा तो मैं अप्रोच करूंगा किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को। बिल्कुल सर। और बच्चों अगर ऐसी ही बात हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की करें तो नोटिस कीजिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब आना चाहिए बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सोच के देखिए कि बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होती तो ये बॉडी सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड जाती है और उसी रास्ते नीचे आके गिर जाती। मतलब आगे ले जाने के लिए ये वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपने नोटिस किया इन दोनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट कर दें, आई मीन ये एब्सेंट कर दें तो सिर्फ वर्टिकल होगा, या ये एब्सेंट कर दें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर। बिल्कुल। और दूसरा एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। और आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। अब बच्चों ये सारी बातें हम लोग आगे भी करेंगे, पर जो मेन क्वेश्चन चल रहा था उस पर हम लोग डिस्कशन करें कि बच्चों मोशन के दौरान बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बिल्कुल सर। और अभी मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने उसको लिख दिया mg। बच्चों नोटिस कीजिए कि वर्टिकल मोशन है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए तो ये अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ये उसको रिटार्ड करेगा। g की वैल्यू 10 ले लें तो पर सेकंड 10 से वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और नीचे आते हुए अगर g की वैल्यू 10 है तो पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 से इंक्रीज होगा। बट अगर बच्चों हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें ये, तो आप अच्छे से जानते हैं किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे अगर कंपोनेंट कर दें तो वो कंपोनेंट कितना आता है, 0। तो mg का ये कंपोनेंट करें तो mg cos 90 कितना हो जाएगा, 0। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने नोटिस किया कि एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा कांस्टेंट मोशन रहेगा क्योंकि उसको अफेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और सर ने जैसा बताया कि बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0 ये वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखा जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल सर। तो आइए सर अब हम लोग इनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करना है और कैसे वर्टिकल का सॉल्व करना है।
तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। जैसा अपन ने जस्ट सीखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन वो क्या है, जीरो है। इनिशियल स्पीड अपना u है और उसको डायरेक्शन लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी होगी u वेक्टर। बच्चों मैंने इस बार एंगल हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करा है थीटा। तो बताओ इस u का कौन सा कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस आएगा, दैट इज u cos थीटा। बच्चों इसको अपन ने लिख दिया ux, मतलब स्पीड इन द x डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। बच्चों यही वो स्पीड है जो x डायरेक्शन में मोशन करा रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज u cos थीटा। अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान दें तो ये x डायरेक्शन में है, तो आप अगर चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i कैप। सिमिलरली बच्चों अगर ये पार्टिकल यहां से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचता, या फिर यहां होता, या फिर यहां होता, हमेशा इसका डायरेक्शन तो बच्चों राइट डायरेक्शन में तो आई कैप की तरफ ही होता। पर इन तीनों ही पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होती है वो वही इनिशियल के बराबर होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। इसलिए अपन ने यहां पर लिखा फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज vx एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का अपन लिख दिया vx, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ux बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है, दैट इज अगेन u cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई कैप। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है उसको ध्यान से दीजिएगा। मान लो पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा, जब पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट होते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करना चाहता हूं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके अपन इनिशियल पॉइंट से देखते हैं, इनिशियल पोजीशन से देखते हैं। तो मैंने इनिशियल से फाइनल तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसको मैं मार्क कर देता हूं एक्स वेक्टर। बिल्कुल सर। अब बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अगर मैं दो कंपोनेंट करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जो कंपोनेंट अगर इसके एक्स एक्सिस की तरफ है उसको मैंने मार्क कर दिया एक्स आई कैप, और जो कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस की तरफ है इस या फिर इस वर्टिकल को बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वाई जे कैप। तो बच्चों मैंने यहां पर दो बातें कही, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो अभी मैं पहले बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो ये जो एक्स एक्सिस में जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, वो एक्स को मैं कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाई से, तो उसको लिख दिया मैंने वाई जे कैप। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लो यहां पर इस पॉइंट से लेके यहां तक का टाइम टी हो गया, तो इस पॉइंट तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला जस्ट सर ने आपको भी लिखा के बताया था, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो आई कैन से दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ux। क्या ux की वैल्यू कितनी थी, u cos थीटा। तो u cos थीटा इंटू टी, और ये t कब तक का है, आपने जब से फेंका और जिस पॉइंट पे कंसीडरेशन लिया वो जो पूरा टाइम ऑफ इंटरवल है या डेल्टा t है, उसको अपने क्या कह दिया बच्चों, t कह दिया। तो अपना x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो गया u cos थीटा इंटू टी। y डायरेक्शन में कुछ y मान लेते हैं, तो y डिस्प्लेसमेंट इसका y डायरेक्शन में हो गया। उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी आके सीखेंगे। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा s वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप, वेयर दिस x इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। और कह सकते हैं कि जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करते हैं। और बच्चों लास्ट लाइन पढ़ देता हूं, बार बार अपन बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज जीरो। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल मोशन के बाद अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। बच्चों वर्टिकल मोशन को अगर ऑब्जर्व करें तो अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने ली थी उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से लिया था, हॉरिजॉन्टल से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। तो बच्चों उस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था वो कितना था, u cos थीटा आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें, सॉरी ये है अपने पास uy विच इज इक्वल टू u sin थीटा। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। बिल्कुल। और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बच्चों जो है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, g डाउनवर्ड्स, और स्मॉलर हाइट के लिए बच्चों अपन इसको क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। बिल्कुल सर। तो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखते ही याद आ जाना चाहिए कि हम वर्टिकल डायरेक्शन के क्वेश्चन को इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे कि सबसे पहली चीज लिखी हुई है इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन वाई डायरेक्शन वो कितना है, g, और ब्रैकेट में लिखा है डाउनवर्ड्स। तो बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशंस अपने वापस से वही यूज कर रहे हैं, दैट अपवर्ड एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड एज नेगेटिव। तो कैलकुलेशन के दौरान g डाउनवर्ड्स को हम लोग क्या लिखेंगे, -g।
अब बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो अभी अभी हमने बात की दैट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू u sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u sin थीटा j कैप। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कैलकुलेशन आपको किस फॉर्म में करनी है। बिल्कुल। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, अब बच्चों सोचिए, वैसे तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन को ओरली सॉल्व करना जानते हैं, हमसे बोला गया फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। सोच के देखिए कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी है नीचे की तरफ और वो भी 10, तो ऊपर जाते हुए पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 से कम होगा और नीचे आते हुए पर सेकंड 10 से बढ़ेगा, बट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब वो चीज बच्चों हम लोग अगर कैलकुलेशन बेसिस पे लिखें तो आप देखिए क्या लिखेंगे, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर हम मान रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा रहे हैं, पर इक्वेशन की खासियत देखिए हमारे लिखने का तरीका क्या है। v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या आपने नोटिस किया कि हर क्वांटिटी के साथ नीचे क्या लिखा हुआ है, y, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमें पैरामीटर्स भी वही लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को इफेक्ट नहीं करता और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को नहीं करता। तो वर्टिकल सॉल्व करते टाइम सिर्फ वर्टिकल पैरामीटर्स और हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते टाइम सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स। तो बच्चों यू वाई एज इट इज लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ए वाई कितना लिखा हमने, -g इंटू टी। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम किसी भी टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब लिखा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज y। तो अभी अभी सर ने आपको पूरे डायग्राम में एक्सप्लेन करके बताया था कि एक डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर s, उसके दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे सॉल्व करना था वो सर ने आपको बताया, अब बारी है वर्टिकल की। तो बच्चों जैसा कि डिस्कशन चल रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं और पैरामीटर्स कौन से यूज करें जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के हो। तो बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s जो है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट y नाम दे रखा है, दैट इज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों u और a के साथ आपने नोटिस किया y डायरेक्शन के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। तो बच्चों uy हमने क्या लिखा हुआ है, u sin थीटा, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, -g। तो बच्चों ये कोई फॉर्मूले नहीं है जो हम आपको बोल रहे हैं कि याद कर लो, ये सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है कि इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी वन डायमेंशनल मोशन में कर चुके हैं। अब बस फर्क इतना सा है कि हमारे पास अब साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन के मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग सॉल्व कीजिए जैसा सर ने आपको बताया, वर्टिकल मोशन को अलग सॉल्व कीजिए जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और एट लास्ट जब हमको उनका रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दीजिए, जैसा सर ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो x i कैप प्लस y j कैप। इसी तरह से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v x i कैप प्लस v y j कैप, ये बता देगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल को सॉल्व कीजिए, अलग से वर्टिकल को सॉल्व कीजिए, लास्ट में दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे डिस्कस करवाया जाएगा या उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों इन सभी को अब हम लोग रिजल्ट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं उस पर बात करेंगे। तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, नेट डिस्प्लेसमेंट अपना एस वेक्टर ही है। अगर मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट, तो हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेट वेलोसिटी जैसा सर ने बोला वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर मुझे किसी भी जगह उसकी स्पीड चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब बच्चों तीसरा पॉइंट को समझना, इफ एंगल मेड बाय वेलोसिटी v वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, देन, तो बच्चों ये किसी भी टाइम t की बात हो रही है। हो सकता है कि पॉइंट पार्टिकल यहां पर हो, उस पार्टिकल के इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में है, जिसको अपन ने कह दिया v वेक्टर। अब बच्चों इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे 100%। बच्चों यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो एंगल है क्या दे रखा है, अल्फा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है उसको अपन मार्क करते हैं u वेक्टर, और ये जो एंगल था ये थीटा था। थीटा एंड अल्फा आर नॉट सेम, अल्फा इज डिफरेंट देन थीटा। हाँ, इंक्लिनेशन भी अलग ही दिखेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। इसका मतलब यहां पर जो इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा vx i कैप, एंड इधर वाला कंपोनेंट होगा vy j कैप। अब बच्चों इधर मैं जे कैप मार्क कर दिया था, आई कैप मार्क कर दिया। अब मुझे निकालना है कि ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 अल्फा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई कैन से परपेंडिकुलर इज वी वाई। अगर आप इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके दलाओगे तो यहाँ पर ट्राइंगल जैसा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, बिकॉज बेस इज वी एक्स। अब बच्चों वी वाई और वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ देर पहले सर ने आपको निकाल के बताया था कि अपन
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज u प्लस at, और u की वैल्यू होगी uy, ay की वैल्यू होगी माइनस g, तो आ गया uy माइनस gt। तो इस vy की जगह पुट कर दिया बच्चों अपन ने ये वैल्यू uy माइनस gt। और जो vx है, vx मतलब स्पीड इन द x डायरेक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो पहले वो यहाँ पर ux थी, तो वो यहाँ पर भी बाद में ux के बराबर ही होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा ux, तो अपन ने vx को लिख दिया ux, और यहाँ पर वैल्यू आ गई। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से ले रखा है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल से है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं u sin थीटा, बिकॉज जो uy होगा वो यहाँ पर होगा, और इस uy की वैल्यू होगी u sin थीटा, और जो ux होगा इसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, u sin थीटा माइनस gt, और ux की वैल्यू u cos थीटा। तो बच्चों ये तब तक ही वैलिड है जब तक एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से दे रखा है। अगर वर्टिकल से देना होता तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती, इसलिए बेसिक वैल्यू आपको ये याद रखनी है और इसके अंदर वैल्यू सपोर्ट करके आप आंसर लाइए। बिल्कुल। और बच्चों इसकी हेल्प से जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे वो किस तरह के होंगे प्रैक्टिस के दौरान। बच्चों ये अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और यहां पर जो सर ने लिखा है थीटा वो क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यू क्या है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन में है कि मानकर चलिए, जस्ट एक इमेजिनरी वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, मतलब ऐसे ही कोई एक रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं, कि मानकर चलिए कि एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका 60 डिग्री। बिल्कुल। एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर फेंका है, तो बताओ कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आ जाएगी। तो बच्चों सोच के देखिए क्या क्या दिया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 40, कितने टाइम बाद, मतलब टी हमें निकालना है, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री रह जाएगा, मतलब अल्फा दिया है। तो इस तरह से जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं उनको यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए अलग से हेडिंग लिखी हुई है व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल सर। ये हेडिंग अलग से लिखने का कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिन पर डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सुनने को या फिर पढ़ने को मिलेंगे। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90, और दूसरा लिखा है एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। ऐसा क्यों सोचते हैं बच्चों? नोटिस कीजिए जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया था तो प्रोजेक्ट करते टाइम ये उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी, जिसको मैंने नाम दे दिया u। बिल्कुल सर। और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से है तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? u cos थीटा i कैप, जिसकी वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रही थी। और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज uy इज इक्वल टू u sin थीटा j कैप। बिल्कुल सर। बच्चों सोच के देखिए ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां लगेगा? नीचे। बच्चों जब बॉडी को फेंका था तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स से आप नोटिस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बॉडी ऊपर जाएगी यहां पर, तो अगेन उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसके अब भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो। बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी जब लौट कर आएगी तब उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली देखें तो वो ऐसी है, अब भी उसके दो कंपोनेंट होंगे लाइक दिस। बट बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट को नोटिस कीजिए, यहां पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों आया? उसका मतलब है कि इस पॉइंट से बॉडी ने ऊपर जाना बंद कर दिया। ऊपर जाना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि इसको हो सकता है ऊपर ले जाने वाली जो वेलोसिटी थी वहां पर ले जाके जीरो हो गई। बिल्कुल। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है जो वर्टिकल मोशन को रिटार्ड कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। पर नोटिस कीजिए बॉडी ने ऊपर जाना बंद किया है, आगे जाना बंद नहीं किया। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो जाती, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, तो मोशन कैसा होता? बॉडी ऐसे गई थी लाइक दिस, और टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती तो वहां से वन डायमेंशनली नीचे गिरती। पर ऐसा हम लोग कभी नहीं नोटिस करते। बॉडी ऐसे गई थी तो ऐसे यहां पर मोशन करती है, मतलब बॉडी ने इस लोकेशन से ऊपर जाना बंद कर दिया, पर आगे तो वो अभी जा ही रही है, क्योंकि उसको आगे ले जाने वाली वेलोसिटी हमेशा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसको इफेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाता है, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि बाकी सभी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट हैं, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी वो टॉप के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग,
इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। टॉप पे वी वाई की वैल्यू 0, तो क्या रह गया, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, और उसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ वी एक्स, और इसकी वैल्यू इनिशियल स्पीड यू एक्स के बराबर होगी। बिल्कुल। अब बच्चों नोटिस कीजिए, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि टॉप पर स्पीड मिनिमम होती है। अब बात चल रही है पहले पॉइंट की, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। बच्चों ये नेट वेलोसिटी है। अगर ग्रेविटी देखें तो यहां लग रही है। नोटिस कीजिए कि ये वाला जो एंगल इन दोनों के बीच में है वो 90 डिग्री नहीं है, उससे बड़ा है। यहां पर भी देखें बच्चों, ग्रेविटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहां पर भी ग्रेविटी कुछ इस तरह से लग रही होगी और ये वेलोसिटी है, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। पर टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट रिमेनिंग है, इसलिए नेट वेलोसिटी भी यही इसी डायरेक्शन में होगी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टॉपमोस्ट पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब सर यहां पर बच्चों का एक जो डाउट होता है वो ये, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख दिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, तो जल्दी वाले बच्चों में क्या बोल देते हैं, जीरो, जैसा हम लोगों ने 1D में सीखा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। 1D मोशन में टॉप पे 0 थी, पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यू कॉस थीटा नहीं बोलना, यूएक्स या फिर यू कॉस थीटा। बिल्कुल। तो आपको क्या बोलना है वहां पर, यूएक्स बोलना है सही तरीका, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट रहता है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कुछ भी नाम हो, जैसे कि इस केस में यू कॉस थीटा है, पर अगर थीटा यहां से दे दिया जाता तो फिर इसका नाम क्या होता है, यू साइन थीटा। तो क्या बोलोगे कि टॉप पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहती है, वर्टिकल क्या हो जाती है, जीरो। बिल्कुल सही सर। तो क्या सर इसी के अंदर अपन ये भी बात कह सकते हैं कि जब पार्टिकल यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे आपने बोला कि उसकी स्पीड मिनिमम है, बिल्कुल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम 100%, बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर सारी जो फोर्सेस अपन कंसीडर कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रही होगी, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो सम अदर एनर्जी इज मैक्सिमम, बिल्कुल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या सर इस पूरे मोशन के अंदर भी अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है। वर्क पावर एनर्जी में ये चीज हम लोग अच्छे से सीखते हैं, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, व्हिच इज वैलिड ओनली इन द प्रेजेंस या इन द वर्किंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बच्चों पूरे मोशन के दौरान सिर्फ एक ही फोर्स है, mg, एंड इट इज कंजर्वेटिव। बॉडी को जब फेंका था तो स्पीड मैक्सिमम थी, टॉप पे स्पीड मिनिमम है। तो बच्चों मानकर चलिए ये हमारा रेफरेंस है और रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो बच्चों क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, सम उनका जो भी होगा। फेंकते टाइम स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और सम उनका वही होगा जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, और ये फॉर्मूला भी यहां पर वैलिड होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर।